तो आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? द लास्ट लेसन। ठीक है, आज से आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स ऑनलाइन मिलेंगे। रात को 9 बजे आपको 12 क्लास का लाइव क्लासेस, ये बैच चलने वाला है ऑफलाइन। यहाँ से आपको डायरेक्ट लाइव आपको पूरा का पूरा 1 घंटे का बैच मिला करेगा। और आप लोग का भी कभी कोई मिस होता है, कभी कोई छुट्टी होती है, तो वो जाके देख सकते हो, आपके लिए इसीलिए है। और जो लोग यहाँ तक कोचिंग तक नहीं आ सकते, तो वो अपना घर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जैसे क्या यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी मिले हैं आपको वीडियोस, 12th के 10th के मिल जाएंगे, आपको स्टोरीज मिल जाएंगी कि आपको स्टोरीज को जल्दी से एक्सप्लेन किया है और आधे घंटे की बात 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म करिए और चलते बने। उससे आपका कोर्स कंप्लीट या कोर्स कवर नहीं हो पाता, लेकिन इससे आपका कोर्स कवर होगा। और यहाँ दूसरी बात, किसी ने आज तक क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए, केवल चैप्टर्स कराए, चैप्टर्स की हिंदी समझाई और खत्म कर दिया। ये चलता है यूट्यूब पे। लेकिन आज से बिल्कुल ऐसा माहौल लगेगा, जो लोग भी देख रहे हैं उनको बिल्कुल ये लगेगा कि हमें सर डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। लाइव पे जाओगे जूम या फिर किसी ऐप बनवा के लोगे तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा यूट्यूब से। कहीं कोई ऐप बनवाता उससे चार्ज देना पड़ता, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, आप बैठ के देखो। यहाँ को छूटता है तो आप अपनी नोट्स घर पे भी जाके बना सकते हो। ठीक है, आज से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन। बस यही है, एक आप पर डे रेगुलर रहो, चीजें क्लियरली आपको समझ में आएंगी। जो ऑनलाइन आप लोग भी पढ़ रहे हो, आपको क्लियरली समझ में आएगा। बात रहती है, समस्या रहती है कि सर ऑनलाइन में सर हमारा डाउट क्लियर कैसे होगा? अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, स्किप नहीं करोगे, पर डे देखोगे, तो डाउट ही ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। और बहुत कुछ ऐसा नया सीखने को मिलेगा जो शायद आज से पहले ना मिला हो। कुछ बातें, कुछ नई चीजें आपको क्लियर होंगी और चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपकी दोनों ही बुक्स, फ्लेमिंगो और विस्टास, दोनों ही बुक आपको रटनी ना पड़े। एक ऐसा वे, एक ऐसा तरीका समझ के लिखें कि आप बस चैप्टर पढ़ा दो सर, क्वेश्चन आंसर हम खुद लिख लेंगे। इस लेवल तक, इस लायक आपको बनाना है मुझे। ठीक है, वो साथ साथ में चलेगा। चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, साथ में आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाना भी सिखाऊंगा। बीच बीच में आपकी सभी क्लास चलेंगी। अभी तक तुम नोटिस करोगे और जगह जो देखोगे, वहां या तो आपको केवल चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रामर के सर बाद में कराएंगे, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा। चैप्टर के साथ में ही आपकी ग्रामर चलेगी, क्योंकि ग्रामर की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आएगी टाइम के साथ। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आज याद करो कल भूल जाओ, या एक चैप्टर याद किया अगले चैप्टर तक पहुंचे और वो आप भूल गए, तो वो समस्या क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि हम रटने के अलावा क्या करेंगे? याद तो मैं कराऊंगा, ये देखो सब कराते हैं वो मैं भी कराऊंगा, कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी कराऊंगा कि आप उस चीज को बना के लिख सको, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो आप जो कल चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, 2-4 लाइन बताई थी, एक बार शुरुआत से समझा रहा हूँ पूरा। यहाँ से कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, जिसका छूटेगा वो ऑनलाइन जाके देखे, रिपीट नहीं हो पाएगा। और अगर आपको कभी कोई डाउट है तो संडे को बुला के एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा है? द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे डोडेल। ये इसके राइटर हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ और 1897 में ये ऑफ हो गए। बहुत फेमस नॉवलिस्ट है ये। इनको फ्रेंच नॉवलिस्ट कहा जाता है। फ्रेंच नॉवलिस्ट मतलब फ्रांस के एक उपन्यासकार। जैसे अपने यहाँ मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है, ऐसे ये फ्रांस के उपन्यासकार हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ये जो कहानी लिखी गई है, ये किन दिनों में लिखी गई है? जब वॉर चल रहा था। किसके बीच में? फ्रैंको और प्रूशियंस के बीच में। अब फ्रैंको का मतलब क्या है यहाँ? फ्रैंको मतलब है आपका फ्रांस, ठीक है, और प्रूशियन क्या है? उस समय प्रूशिया बोला जाता था इसको, प्रूशिया। और प्रूशिया में उस समय 3 देश आया करते थे। ठीक है, वो 3 देश कौन कौन से थे? जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्सा किसका? ऑस्ट्रिया का। इन तीनों देश को मिलाकर एक बनाया गया था, उसे क्या बोल रहे हैं? प्रूशिया। और उसी को क्या कह रहे हैं? प्रूशियन। तो जब फ्रैंको और प्रूशियन वॉर हुआ, उसमें प्रूशियंस ने क्या किया? फ्रेंच को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 से 1871 के बीच में चला था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें किसको हरा दिया गया? फ्रांस को। बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने यहां पर, नोटिस करना। पहला क्वेश्चन, फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब हुआ? 1 वर्ड टाइप बन सकता है, तो आपको पता है 1870 से 1871 के बीच। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ प्रूशियन कंट्री? उस प्रूशियन कंट्रीज का उस समय रूलर कौन था, यानी शासक, वो कौन था? आपका बिस्मार्क। ठीक है, मैं अगर आज की बात करूं, आपका जैसे वॉर चल रहा है,
रूस और यूक्रेन के बीच में, आपने सुना होगा। ठीक है, लगभग 2 साल होने को आ गई, तो तब से वो चल ही रहा है, कभी वो बॉम्ब फेंकता है, कभी वो कुछ कर देता है, वो वॉर कंटिन्यूस चल रहा है। तो अगर मैं पूछूं रूलर कौन है रूस का, तो आप क्या बताओगे? व्लादिमीर पुतिन, जो वहां का राष्ट्रपति है, वही तो रूलर हुआ। तो ऐसे ही रूलर पूछेगा यहाँ का कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर में प्रूशिया का रूलर कौन था, तो आप क्या बताओगे? बिस्मार्क। अब यहां हुआ क्या? प्रूशियन देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये तो मैंने बता दिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, फ्रेंच यानी फ्रांस की 2 जिले थे जिनका नाम क्या था? एल्सेस और लॉरेन। तो एल्सेस और लॉरेन क्या हुआ? हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। वो किसके हाथों में आ गए? प्रूशियंस के। और प्रूशियन में भी कौन से देश के? जर्मनी के। तुम कहोगे सर हाथों में आए कैसे? तो एक एग्जांपल से समझता है। ठीक है, अब जैसे रूस का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, और रूस ने क्या किया? यूक्रेन के कीवी नामक शहर पे क्या कर लिया? अब नाम मुझे वहां के नहीं पता, बस एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। कीव या कीवी पता नहीं क्या है, उस शहर पे मान लो उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आपस में युद्ध हो रहा है, कब्जा कर लिया, उस पूरे शहर पे अपनी आर्मी को बिठा दिया। अब क्या किया गया? तब तक सब देश आए, इंडिया, चाइना, अमेरिका और भी इंग्लैंड वगैरह, उन सब ने कहा कि देखो आपस में लड़ने से कोई मतलब आपको नहीं है, युद्ध होगा, कभी आपके साइड से कोई आएगा, हमारे साइड से कोई आएगा, फिर सबके दोनों तरफ से अगर होगा तो वो युद्ध का रूप ले लेगा, वो वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। तो वो क्या करें? आपस में एक दूसरे को बिठा के समझाएं और कहें कि सुनो तुम इस पे आक्रमण मत करो। किससे कहें? रूस से। तो रूस क्या कहेगा कि ठीक है, हमारी अगर शर्तें मान ली जाएं तो हम इस पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो उसने शर्त रखी कि सुनो, हमने जो की ये वाला जो शहर घेरा है ये हमारे कब्जे में आ गया, आज से ये जमीन हमारी है, हम इसको वापस नहीं देंगे। और वो देश वाले क्या कहें कि चलो ठीक है, अगर आपने कर लिया तो ये आपका हिस्सा, इससे आगे आप नहीं बढ़ोगे। तो जो कीव शहर है वो किसके अंडर में आया? हो रूस के अंडर में आ गया। ऐसे ही जो फ्रैंको और प्रूशियन वॉर हुआ, तो जो फ्रैंक यानी फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नाम क्या था? एल्सेस और कौन सा? लॉरेन। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में आ गए? प्रूशियन कंट्रीज के अंडर में। प्रूशियन में भी कौन सी कंट्री? जर्मनी। तो ऐसा हो जाने के बाद वहां के स्कूल में, एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में क्या अंतर आया? वहां का माहौल में क्या अंतर आया? उनकी फीलिंग्स में क्या अंतर आया? लोगों में क्या परिवर्तन हुए? ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। यहां आप फील करोगे एक चीज को कि वो कल भी मैंने एक बात बताई थी कि इंसानी ये फितरत है, जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, जो मिल गया सो माटी, जो ना मिला वो सोना है। इंसान की ये फितरत है कि जो चीज उसके पास होती है उसकी वो कदर नहीं करता। आज आपको कोई चीज चाहिए, आपको वो बहुत बड़ी लगेगी कि बस ये मिल जाए, मेरा काम सफल हो जाए या मजा ही आ जाए। कल जब वो आपको मिल जाएगी उसकी वैल्यू कम होने लगेगी, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। तो यही है, जब तक कोई चीज, या तो कोई चीज हो या फिर कोई इंसान, जब तक हमारे पास रहता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहती है। जब वो हमसे दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत पता चलती है कि एक्चुअल वो हमारे लिए क्या रोल प्ले कर रहा था। चाहे वो कोई वस्तु हो, आज हो सकता है आपके पास साइकिल हो, रोते हो पापा से, क्या ये टूटी सी साइकिल दे दी है, यहाँ से पढ़ने जाना पड़ता है, बीच में पंचर हो जाती है, आज उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन थोड़ा और रिवर्स में जाओ, सब साइकिल भी नहीं थी, पैदल आते थे, कहीं से किसी से लटक के, कहीं बस से, कहीं किसी से, कभी कभार पैदल भी जाना पड़ता था। तो उस वक्त को सोचो, तो आज साइकिल कितनी कीमती है। जब वो कल साइकिल नहीं रहेगी तब समझ में आएगा कि ये साइकिल कितनी कीमती है। तो यही हुआ यहाँ एक व्यक्ति के साथ, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? फ्रेंच। इस फ्रेंच के साथ हुआ। इस कहानी के 2 मेन मुख्य किरदार हैं, जिसमें इस लड़के का नाम है फ्रेंच, ये एक स्टूडेंट है, और एक है एम हेमल जो टीचर है। ये टीचर है, इस स्कूल में पढ़ाते हैं, लगभग 40 साल से पढ़ा रहे हैं। 40 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। और ये क्या पढ़ाते हैं? ये फ्रेंच पढ़ाते हैं। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और जर्मनी में क्या बोला जाता है? जर्मन भाषा। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश है, इंडिया में हिंदी, तमिल, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। फ्रांस में कौन सी भाषा है? फ्रेंच। और जर्मनी में कौन सी भाषा है? जर्मन। तो हुआ क्या यहाँ पे
जर्मन वालों ने जैसे ही कब्जा किया एल्सेस लॉरेन पे, उन्होंने कह दिया कि सुनो अब तुम हमारे अंडर में हो, अब तुम हमारे गुलाम, और गुलाम नहीं मानो तुम ये मान लो हमारे देश में आ गए, आज से आप लोग फ्रेंच नहीं बोलोगे, आपकी किताबें जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी आज से नहीं पढ़ाई जाएंगी, अब वो जर्मन भाषा में लिखी जाएंगी, जर्मन भाषा में पढ़ाई जाएंगी, जर्मन भाषा आपको बोलनी है, जर्मन भाषा ही आपको लिखनी है। तो जब वो फ्रेंच भाषा उनसे छीन ली गई कि अब आप नहीं बोल सकते, तब इनको उसकी अहमियत का अंदाजा लगा। इस चीज को कहानी में वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं अपन। फिर से बता रहा हूं, मेन दो मुख्य किरदार फ्रेंच और दूसरे कौन, एम हेमल, जो इनके कौन है, टीचर हैं। यहां से आपका चैप्टर का पैसेज स्टार्ट होता है। अब आपकी क्या है, किताब जो है फ्लेमिंगो, चाहो तो आप उसमें से पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसमें क्या है, केवल लाइंस लिखी हुई है। अब आप पूछो सर इसका मतलब बताओ, तो फिर आप वहां लिखते घूमते हो। तो इससे बेटर क्या है, मैंने खुद के नोट्स बनाए, इसमें हर पैसेज के अंदर जितनी भी डिफिकल्ट मीनिंग होगी वो वर्ड मीनिंग में मैंने लिख रखी है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका सवाल उठता है, सर या हम तो हिंदी मीडियम में या हम इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम वाले कहें सर ये वर्ड मीनिंग लिखी तो है, इसका मतलब हिंदी में लिख दो आप। तो मैं आपको इसका मतलब हिंदी में बता जरूर दूंगा, लेकिन आप भी जानते हो कि जब पेपर में पैसेज पूछा जाता है, आपके पेपर में दो पैसेज आते हैं, एक तो फ्लेमिंगो से और एक विस्टास से। अनसीन पैसेज की बात नहीं कर रहा, अनसीन तो अलग होता है, वो अनसीन है, पता ही नहीं कहां से आ रहा है, लेकिन जो एक फ्लेमिंगो से एक विस्टास से दो पैसेज आते हैं, उन पैसेजेस में कभी कभी पूछ लेता है व्हाट डज इट मीन बाय दिस वर्ड, इस शब्द का मतलब क्या है, फाइंड द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज का सिमिलर वर्ड कहां से ढूंढो, इस पैसेज में से। अब सपोज करो उसने लिख दिया फियर ऑफ, अब वो पूछ रहा है आपसे कि फियर ऑफ का सिमिलर मीनिंग ढूंढो, किसमें से, पैसेज में से। तो अब आप इसमें से फियर ऑफ का मीनिंग ढूंढ के बताओ। जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तब तक आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो मैंने क्या, फियर का मतलब सब जानते हो क्या होता है, डर, हिंदी में तो पता चल ही गया। अब जब वो पूछे कि फियर का मतलब यहाँ क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, या फिर उल्टा कर दे, वो पूछे व्हाट डज इट मीन बाई ग्रेट ड्रेड ऑफ, व्हाट डज इट मीन बाई क्या मतलब होता है ग्रेट ड्रेड ऑफ का, तो आप क्या बताओगे, आप कैसे भी रिवर्स कर सकता है, तो इसलिए आपको मीनिंग लिख रखी है। हिंदी भी बताऊंगा, कॉपी में आप हिंदी लिख सकते हो, लेकिन चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोग तो साथ साथ में ये वीडियो पुश करके लिख सकते हो, और आप लोग क्या करो, बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद ये जितना पढ़ा दिया करूंगा तो आपको बाद में एक साथ लिखा दिया करूंगा। चैप्टर शुरू होने से पहले आपकी वर्ड मीनिंग, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स पूरे यहीं याद होंगे, आपको घर पे याद नहीं करने पड़ेंगे, टेंशन मत लो। हाँ, थोड़ा रिवीजन और लिख के देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। कहानी स्टार्ट होती है यहां से, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड, इसमें जो नरेटर है वो खुद फ्रेंच है, फ्रेंच खुद अपनी कहानी बता रहा है, ये जो लड़का है, तो बोलता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए निकल गया, थोड़ा लेट था, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं ग्रेट ड्रेड ऑफ, अब मतलब समझ में आ गया, मतलब डरा हुआ था, किस चीज से, स्कोल्डिंग, स्कोल्ड का मतलब होता है क्या, डांट पड़ना। अब पहला नियम याद रखना, जो नियम मैं बताता जाऊं ध्यान रखना, क्योंकि टॉपिक बाद में शुरू होंगे ग्रामर के। यहां क्या लगा, ऑफ, और स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। तो कभी भी किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब लिखी मिल जाए तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। ये आप नॉन फाइनाइट और पार्टिसिपल्स वाले नियम में पढ़ोगे, नॉन फाइनाइट में आएंगे जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स। तो नियम आप अभी से सीख लो बिना किसी नाम के, कभी किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है कौन सी फॉर्म में लिखी जाएगी, आईएनजी वाले फॉर्म में। ठीक है, आपको एग्जांपल दूं, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मैं शौकीन हूं किस चीज का, अब डांस मतलब नाचना होता है, लेकिन ऑफ लगा तो डांस का क्या हो गया, डांसिंग हुआ कि नहीं, और भी आगे आएंगे तो अपन देखते चलेंगे। तो क्या हुआ, ये स्कूल जा रहा था और बहुत ज्यादा डर में था, डर किस चीज का, कि आज मुझसे डांट पड़ने वाली है, काहे की डांट पड़ेगी इस पे, स्पेशली मतलब होता है खासकर, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे सवाल पूछेंगे, किस टॉपिक पे, ऑन पार्टिसिपल, किस टॉपिक पे, पार्टिसिपल्स पे। अब पार्टिसिपल जानते हो, फिर मैंने कहा वर्ब को अपन पढ़ेंगे तो दो प्रकार की वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट नॉन फाइनाइट में अंतर क्या है समझना,
फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लें। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। और जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप ना बदले वो कौन सी वर्ब? तो ये टॉपिक मैं जब शुरू करूंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस इतना समझ लो, इसी में एक हिस्सा आता है जिसको कहते हैं क्या? पार्टिसिपल। ग्रामर का एक टॉपिक है। तो एमएल ने क्या किया था, इसको होमवर्क दिया था कि सुनो तुम्हें पूरी क्लास को पार्टिसिपल्स पढ़ के आने हैं, कल हम आपसे पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में कोई भी एक शब्द तक नहीं जानता था। मतलब इनको होमवर्क दिया है, भाई साहब घर पे पढ़े नहीं है, खेलते कूदते रहे हैं, सुबह स्कूल जा रहे हैं, तब याद आया कि होमवर्क दिया है। और होमवर्क इनको याद नहीं है तो डर तो लगेगा, क्योंकि इनके जो एमएल स्ट्रिक्ट टीचर है बहुत ज्यादा। तो ये पहला पैसेज हुआ चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन आपका क्या है समझना, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ। क्वेश्चन की भाषा ही ऐसी, मैं क्या करूं, किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट वाज फ्रेंड्स, व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। पैसिव वॉइस में बना ये सेंटेंस। मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस की पहचान, एक दो दिन पहले ही बताए थे। पैसिव वॉइस बताया क्या? यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो मैं नहीं बताया, बताऊंगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का इस्तेमाल पता है आपको कैसे होता है? आपने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा 10th क्लास में, 11th में भी सीखा। कभी किसी ने यह बताया कि सर एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल जिंदगी में कब करेंगे? नहीं बताया। तो बेटा याद रखना, इंग्लिश की हर चीज इस्तेमाल की जाती है, आपसे छुपाया गया, आपको नहीं बताया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मैं सोच रहा, मैं फिर कहा अपन ग्रामर में साथ में चलते रहेंगे, तो इस टॉपिक को अभी थोड़ा सा अपन कवर करते हैं, ठीक है। वॉइस सबने पढ़े हैं, वैसे पढ़े हैं क्या? तो मैं थोड़ा सा आता हूं वापस। चैप्टर के साथ साथ हर चीज को समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास काफी टाइम है, और दिवाली तक आपका कोर्स खत्म, और उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? ध्यान देना। मैं अगर आपसे पूछूं सेंटेंस क्या लिखा है, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो इसको ट्रांसलेट करके बताओ बेटा, कोशिश करो। राजू, आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, कोशिश करो ट्रांसलेट करने की। टेंस आते हैं, कोशिश करो। आप बताओ बेटा, नहीं पता? हाँ बताओ बताओ। हाँ इंग्लिश, आगे, हाँ तुम बता दो। ओके, इंग्लिश टॉट बाय हेयर। हाँ चलो, एन इंग्लिश टीच्स हेयर। अब तुम्हारा टॉट बाय हेयर जो भी चल रहा है, इसको ध्यान देना बेटा। अब आपको ये क्यों नहीं आया मालूम है, मैं और बहुत सारे सेंटेंस आपको लिख के बताता हूँ, ठीक? ध्यान देना। तीन सेंटेंस लिखे हैं, क्या आपने काउंटर्स पे लिखा देखा है क्या? ये मोबाइल के काउंटर पे लिखा रहता है, यहाँ मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं या मोबाइल संभाले जाते हैं। या आपने देखा होगा मिठाइयों के दुकान पर, यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयां बेची जाती हैं। लेकिन इनको आपने इंग्लिश में लिखा नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? कि 98 या 9% लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना नहीं जानते, क्योंकि टीचर्स ने नहीं आपको पढ़ाए। पता नहीं उनके पढ़े या नहीं पढ़े, उनके दिमाग में है कि नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन पढ़ाना चाहिए, इनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसका एक
बहुत बड़ा कारण है। आपको पैसेज, आपको चैप्टर्स में, क्वेश्चन आंसर्स में, राइटिंग स्किल्स में लगभग 50 से 60% चीजें आपको पैसिव वॉइस में लिखी मिलती है, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप उसको बना नहीं सकते कभी। ठीक है क्या नहीं? ध्यान देना कैसे। आपने इसको नहीं बना पाया बेटा, ये गलत है, ये जो आपने बनाया है ना ये गलत है। अब आपने केवल पढ़ा है एक्टिव स्टाइल, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो ध्यान से समझना, ये आप इसको अभी बनाओगे। हमने जो अभी तक के सेंटेंस सीखे वो कौन से स्टाइल के सीखे? एक्टिव स्टाइल। और सेंटेंस को बनाने के जो फॉर्मूले रहते थे आपने पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये तो बनाया राम बाजार जा रहा है, सीता गाना गाती है, राम बाजार जाता है। आपका राम हर बार बाजार गया लेकिन लौट के कभी नहीं आया। आपके फिक्स थे राम बाजार जाता है, सीता खाना बनाती है और गीता गाना गाती है। इनको ठेका दिया इस काम का, कभी भी जाओगे यही सेंटेंस पढ़ा दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये कौन से स्टाइल के थे? एक्टिव स्टाइल के। क्यों थे? तो आप ध्यान से समझना। दो टाइप की भाषा होती है, हम अपनी भाषा को दो टाइप से बोलते हैं, एक एक्टिव स्टाइल और दूसरी कौन सी स्टाइल? पैसिव स्टाइल। अब एक्टिव स्टाइल में जो फोकस रहता है अपना, वो फोकस हमारा रहता है किस चीज पे? सब्जेक्ट पे। जबकि पैसिव स्टाइल में हमारा फोकस क्या पे रहता है? आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा, नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, बस कुछ गलत फहमियां, गलत पैटर्न दिमाग में बैठे उसको सुधार रहा हूं थोड़ा सा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यही तो करते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और बाई लगाकर क्या करते हैं? सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। अगर मैं एक्टिव वॉइस में समवन, एवरीवन, नोवन लगा दूं तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें से ये हटा दिए जाते हैं, पता है, तो जरूरत नहीं होती। तो मेन बात पे आते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। मेन चीज कौन है? एक ये भाई साहब और एक ये भाई साहब, इन दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है कि नहीं? सब्जेक्ट पर फोकस करें, कौन सी स्टाइल? एक्टिव स्टाइल। अगर फोकस किया जाए ऑब्जेक्ट पे, कौन सी स्टाइल? पैसिव स्टाइल। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया गाना गाती है, रिया खाना बनाती है, रिया कपड़े धोती है, रिया अंग्रेजी बोलती है। तो ये सब विशेषताएं, मैंने फोकस किस पे किया? रिया पे। गाना कौन गाता है? रिया। रिया कौन है? डूअर, मतलब करता, काम कर रही है, किसका? सब्जेक्ट का। रिया सब्जेक्ट ही तो है, तो मेरा फोकस किस पे है? रिया पे। मैं रिया की विशेषताएं सुन रहा हूं। तो जब फोकस किया जाए सब्जेक्ट पे तो वो कौन से स्टाइल में लिखा जाता है? अरे कौन से स्टाइल में लिखा जाता है? एक्टिव स्टाइल में। कौन सी में? लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, मैं फोकस करूं ऑब्जेक्ट पे, सेंटेंस लिखा था यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आपको अंग्रेजी पढ़नी है, आप कोचिंग के बाहर से निकले, आपने बोर्ड लगा हुआ देखा, मैं लिख दूं यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आपको अंग्रेजी पढ़ना है, आप ये देखोगे कि अंदर पढ़ा कौन रहा है। आप यहां से निकल रहे हो, आपको पढ़नी थी, आपने बोर्ड देखा, आप अंदर आए, सर 12th का बैच कितने बजे से। अब आप मेरे पास 2-4 दिन पढ़ोगे, अच्छा लगेगा तो पढ़ोगे, नहीं तो चले जाओगे। लेकिन आप अंदर आओ, आपका फोकस किस पे था? अंग्रेजी पे। किस पे था? आपको अंग्रेजी पढ़नी, पढ़ाने वाला कौन है, इस पे फोकस नहीं था। आप अपना मोबाइल रिपेयर करवाने जाते हो तो उससे ये कहते हो सुनो मोबाइल रिपेयर करवाने वाले, हाँ भाई साहब हो जाएगा। ये कौन करेगा पहले उसको दिखाओ, कहीं मेरे मोबाइल के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेगा। ऐसा कहोगे क्या आप? नहीं कहोगे ना। आपको कौन संभालने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे भाई ये मोबाइल है, ये खराबी है, संभल जाएगा। वो कहेगा भाई साहब संभल जाएगा, कितने रुपए लगेंगे, कितने, ठीक है। वो कहेगा 1 घंटे बाद आ जाओ, तुम चले जाते हो, वो संभाल देता है और आप संभाल के ले आते हो। किसने संभाला, यानी काम करने वाला कौन है? जो सब्जेक्ट है, उससे तुम्हें कोई मतलब है नहीं। तुम्हें मतलब है अपने काय से? मोबाइल संभलवाने से। फोकस काय पे है? मोबाइल पर। क्या संभाला जा रहा है? मोबाइल। तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मोबाइल ऑब्जेक्ट है। ऐसे इंग्लिश सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है?
ऑब्जेक्ट है, फोकस कहाँ पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे। तो भाषा हमारी दो टाइप की होती है बेटा, ध्यान रखना। जब हम फोकस करें सब्जेक्ट पर तो वो कौन सी स्टाइल में आता है, एक्टिव। और जब हम फोकस करें ऑब्जेक्ट पर तो वो कौन सी स्टाइल में आता है, ठीक है। अब पता नहीं आपको क्यों पढ़ाया नहीं गया, देखना अभी 2 मिनट में पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब पढ़ाया नहीं गया उसका एक कारण बताऊं, 95% टीचर्स किताबों से पढ़ा रहे हैं। तुम पूरे साल मुझे किताब नहीं उठा के देखोगे, ना ग्रामर के लिए ना उसके लिए। मैं पूरे साल बिना किताब के पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11 साल हो गए, सब चीज यहाँ रखी है। 15-20 किताबें इतनी होंगी, अभी खोल के दिखाऊंगा तो वहाँ खेल खराब हो जाएगा। अपनी किताब लिखने वाला था मैं, लेकिन जब से इस कोचिंग के चक्कर फंसा हूँ, सुबह 7 से शाम के 7 तक लगातार पढ़ाता ही रहता हूँ, खुद की किताब लिखने का टाइम कहाँ मिल रहा है। फिर अम्बा की ये राजनीति, घर घर जाके बच्चे काटना, तो ये और दिमाग खराब करता है मेरा। मैं हालांकि आज तक किसी के यहाँ नहीं गया, बच्चा कोई मिल गया अपना तो पूछ लेता हूँ बेटा क्या दिक्कत है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना कुछ लड़कियां जैसे अभी 2 दिन पढ़ गई निकली वहां से, तो सोच रही होंगी सर टोक नहीं दें, बट गलत फहमी ना रहे, मैं उस टाइप का मेरा करेक्टर नहीं है। आप पढ़ के भले तुम 15 दिन पढ़ जाओ निकल रहे हो, मैं नहीं टोकूंगा। हाँ, एक बार पूछ सकता हूँ बेटा दिक्कत क्या थी, आपको कुछ समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ, तो मैं उसको इम्प्रूव करके और अच्छा बताऊंगा। अब आपका मन ही नहीं है तो मैं नहीं टोकने वाला, वो मेरे अंदर ऐसा है नहीं। तो चीजें क्या है, अपन क्वालिटी समझो, चीजों को सीखने पर फोकस करो। इसको बना के देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये गलत था बेटा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैं सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में हर जगह आएगा। आपने एक दिवाली का निबंध पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा दिवाली इज सेलिब्रेटेड, पढ़ा है क्या, इन अक्टूबर और नवंबर। एजेएमआर के साथ सेलिब्रेट की कौन सी फॉर्म लगाई गई, सेलिब्रेटेड बोला गया, कौन सी फॉर्म है। अगर एक्टिव स्टाइल में ये होता तो एजेएमआर के साथ तो आईएनजी लगती, क्या इसने लगाई, नहीं लगाई, थर्ड फॉर्म लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि ये कौन सी स्टाइल है, पैसिव स्टाइल है ये। अब मैं हिंदी में बोलूं, दिवाली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, मुझे इस बात को लिखना है और मुझे किसी ने सिखाया नहीं, तो मैं गलत बनाऊंगा। फिर तुम करोगे दिवाली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, SEIS लगा दो, सेलिब्रेट्स। क्या दिवाली खुद सेलिब्रेट करती है या हम लोग करते हैं, उसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। और एक्टिव स्टाइल में सब्जेक्ट होगा तब वो नियम चलेगा, तो खेल खराब हो जाएगा कि नहीं। और थोड़ा आपका दिमाग पूरा होगा, वो क्या है, पहले से जो बातें बैठी उनको हटाने में टाइम लगता है। बना के देखते हैं, ठीक है। आपको पता है ता है तिया ये आ गया, तो टेंस तो कौन सा हो गया अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें कोई राय नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको ये पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस होता था उसे जब पैसिव वॉइस में बदलते थे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, एजेएमआर। कौन सी लिखते थे, एक स्टेप आगे तो चलते थे, होता था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते थे हैज बीन, और एक स्टेप आगे चलते थे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, इज एम। चलो इस पैसिव स्टाइल से बनाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाया जाता है, क्या और किसे, 2 सवाल पूछो जवाब मिल जाए, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसे लिखा मैंने, इंग्लिश। अब क्या लिखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम, तो मैंने क्या लगाया, इज, क्योंकि इंग्लिश अपनी कैसी है, सिंगुलर है। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ाने को टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब यहां तो इंग्लिश इज टॉट, समझ में आई बात। अब ऐसे देखो, दिवाली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, क्या मनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, दिवाली। हेल्पिंग वर्ब इज, मनाने को क्या कहेंगे, सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। और एक और बात बताऊं आपको, समझ में आएगा। हाँ सर ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते थे। बाई का मतलब क्या होता है, के द्वारा, क्या होता है, जब काम किसी के द्वारा हो ये बताया जाए तो पैसिव वॉइस होता है। यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, किसी के द्वारा तो पढ़ाई जाती होगी। मोबाइल संभाले जाते हैं, किसी के द्वारा तो संभाले जाते होंगे। दिवाली मनाई जाती है, किसी के द्वारा तो मनाई जाती होगी। समझ में आई बात। तो जब काम किसी के द्वारा हो तो कौन सी स्टाइल, तो ये पैसिव है कि नहीं। अब तुम बताओ मुझे समझाने में कितना टाइम लगा। जब आपको एक्टिव से पैसिव इंग्लिश के बनाने सिखाए जा रहे थे तब आपको यह भी बताया जा सकता था कि बेटा इंग्लिश से हिंदी में ऐसे करते हैं, लेकिन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, उसका बहुत बड़ा कारण, किताबें छांट के देख लो आप, हिंदी वाले पैसिव वॉइस किसी किताब में नहीं लिखे। केवल वही बता सकता है जिसने किताबों का अध्ययन
उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हो, खुद के नोट्स बनाए हो, बहुत सारी चीजों को करके बातें करी हो, क्योंकि किताब में नहीं, अगर ये किताब में होता तो पढ़ा देते। नहीं, आजकल देख रहे हो बहुत सारे टीचर हैं, हर साल 10 15 20 टीचर नए आ जाते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, अप्पा है खा लो, कि किताब में से गाइड में से था क्वेश्चन आंसर कराओ बस हो गई। और होता भी है, बच्चे भी चले जाते हैं। कारण उसका क्या है कि मोहल्ले के माने क्यों कि लड़का पढ़ा रहा है, ठीक है जी पे चलो यार, वहां 5 देने पड़ेंगे, यहाँ 2000 में काम चल जाएगा। समझ रहे हो, जिसमें क्वालिटी होगी ना बेटा, वो फीस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उसे अपनी क्वालिटी पता है। और जो नए हैं उनकी भीड़ बैठा लो, कुछ तो मिलेगा, तो उन्हें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, फेल करा। बनानी आई, सब सेंटेंस आप खुद बनाओगे। यहाँ मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं, क्या रिपेयर किया जाता है, और रिपेयर होगा तो एक से ज्यादा ही होंगे, ये तो नहीं कि एक किया बंद कर देंगे दुकान, नहीं। मोबाइल्स, हेल्पिंग वर्ब जेएमआर में से क्या लगेगा, रिपेयर करने की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, यहां तो मोबाइल्स आर रिपेयर्ड है। समझ में आई बात, तो याद रखना आगे से, ये कौन सा है, ये कौन सा स्टाइल है, पैसिव स्टाइल है। क्लियर है क्या। अब देखो इससे प्रॉफिट क्या होगा, जिन लोगों का ये कहना है कि अरे उन सर पे क्या पढ़ा है, वो तो फालतू को पढ़ा रहे हैं, पेपर में ही ना आता को, इस भाषा में बात करेंगे, और वो ये भी कहेंगे आता नहीं है। तो आता नहीं है तो मैं आपको एक चीज बता दूं उनकी बात, एक सेकेंड। ये आपका बुक है, ये मेन चैप्टर है, ठीक है, ये आपका चैप्टर है मेन। यही बात है, मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा कर रखा है, ठीक है। अब इसमें तुम देखना, देखो ये जिन टीचर्स का कहना होता है वो पढ़ाते बनाना नहीं चाहते उस लेवल तक, या तो खुद नहीं आ रहा है या पढ़ा नहीं रहे, पता नहीं क्या है। ये बताओ पहला क्वेश्चन, वाज वर्ग के साथ कौन सी फॉर्म लगी है, नॉर्मल सेंटेंस होता तो वाज वर्ग के साथ कौन सी फॉर्म लगती, आईएनजी लगती, कौन सी फॉर्म लगाई, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आपको साल भर सिखाएंगे नहीं ये लोग, किताब पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर में लिखाएंगे, रटाएंगे, याद कराएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं ये कैसे आया। समझ में आई बात आपको। तो ये लोगों के जहां से मत आना, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बात अलग है। मैं कह रहा हूँ जेन्युइन टीचर हो आप, कहीं भी पढ़ो, मुझसे भले छोड़ के जाओ, लेकिन अगर जो वास्तव में जेन्युइन ना हो, क्वालिटी ना दे पाए, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करे अपने प्रॉफिट के लिए, तो मैं सामने वाला समझ में आ जाता है अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है या क्या करने वाला है, ठीक है कि नहीं। ध्यान देना इस चीज को, पहले में ही पैसिव वॉइस है, इसका आंसर भी ऐसे ही लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में। अब आप रट तो सकते हो, जैसा है वैसा लिख दो, लेकिन समझ में तो आए क्यों है ऐसा, समझ में आई बात। अब आपका आंसर क्या बनेगा वो ध्यान देना। एक हुआ रटने वाला, एक हुआ याद करने वाला। एम एमल हैड सेड दैट, एम एमल ने कहा था कि, क्या कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस, वो क्वेश्चन पूछेंगे, अस मतलब हमसे, किस चीज पे, एंड आई डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसके बारे में एक अक्षर भी नहीं जानता, पहला शब्द भी क्या होता है, इसीलिए तो डर रहा था। अब इससे बताओ, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, इससे क्या उम्मीद की गई थी, क्या प्रिपेयर करके आएगा ये, पार्टिसिपल्स। तो हमारा आंसर बना, समझना, सीखने से फायदा। पहले क्वेश्चन का आंसर याद, बिना याद किए हुए, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं, ठीक है।
बताओ, ये आंसर है। फ्रेंच से पार्टिसिपल्स याद करने की उम्मीद की गई। ठीक है, किसी के द्वारा तो उम्मीद की गई होगी। कौन उम्मीद कर रहा है यहाँ? एम एमएल को तो उम्मीद है कि बच्चे पढ़ के आएंगे। ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से मतलब है क्या? नहीं, मतलब किससे है? फ्रेंच से। किससे उम्मीद की गई है? फ्रेंच से। तो अब अपना आंसर बनेगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, सबको दिख रहा है। उम्मीद की गई, आ ई ए, मेन वर्ब के अंत में आ ई ए जैसा साउंड आए, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट होने पर जब उसका पैसिव वॉइस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा क्या? सबसे पहले फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा तो वाज। उम्मीद की गई तो एक्सपेक्ट। और पैसिव वॉइस में मैंने अभी बताई थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म लगती है? कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। हेलो, हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोलो बोलो। बेटा अभी पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास चल रही है ऑनलाइन, अभी बात कराता हूँ बाद में। हाँ, तो फ्रेंच से उम्मीद की गई, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड। अब बताओ क्या उम्मीद की गई थी? पार्टिसिपल्स याद करने की, और या फिर उसने याद करने की जगह उसने कहा था तैयार करने की। पार्टिसिपल्स तैयार करके लाए, तो तैयार करने को टू बी प्रिपेयर करते हैं। क्या कहते हैं? अब ये टू बी का भी नियम है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, बीच में से नहीं पढ़ाऊंगा। टू बी प्रिपेयर्ड, क्या तैयार करना है? विथ पार्टिसिपल्स। विथ पार्टिसिपल्स। उस दिन तो दैट डे कह सकता हूं। ठीक है, अब अगर आपको टेंस आते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ाना चाहूंगा। लेकिन फ्रेंच एक शब्द भी या फ्रेंच पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या बोलेंगे दीक्षा इसको? पार्टिसिपल्स। ठीक है, एनीथिंग और लगा दो। फ्रेंच डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। अब ग्रामर आती है, टेंस आता है, तो खत्म बात, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपको भी टेंस आती, मैं सिखाऊंगा पूरा टेंस का भी चैप्टर आपको स्टार्ट कराऊंगा, डोंट वरी। अभी तो ये बीच में से आ गया तो मैंने आपको करा दिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रेंच को कुछ भी नहीं आता था, तो ये नॉर्मल टेंस है। कौन नहीं जानता था? फ्रेंच। सब्जेक्ट मिल गया, कौन है अब? जानता कौन नहीं था? फ्रेंच। तो सब्जेक्ट फ्रेंच हुआ, नहीं जानता था, ताता थी पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगती है। फ्रेंच डिड नॉट, KNOW, नो एनीथिंग, कुछ भी, किसके बारे में? अबाउट पार्टिसिपल। ये आपका आंसर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ? आंसर, French was expected to be prepared with participle that day, but French did not know anything about participles. आंसर हुआ। अब आपने क्या है, ग्रामर सीखी, हिंदी में आपको पता चल गया क्या कहना है। अब इसको मैं बना के लिख सकता हूं। अब मैं भले इसको ऊपर कर दूं। ठीक है, फ्रेंच से उम्मीद की गई तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, तैयार कर रखने की, टू बी प्रिपेयर्ड, क्या क्या प्रिपेयर करने की? पार्टिसिपल्स। तो पूरी लाइन बोलो, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स दैट डे। लेकिन तो बट फ्रेंच नहीं जानता था, तो फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट। हुआ पूरा? बोलो साथ में, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ participles that day, but French did not know anything about participles. आप साथ में बोलते हैं तो याद हो जाता है। आप लोग भी जो पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आंसर याद कराऊं, तो आपको पूरा साथ साथ में बोलना है। रिपीट करोगे तो आपको घर पे बैठ के याद हो जाएगा, आपको ऐसा फील आएगा कि आप क्लास में बैठे हो। ठीक है कि नहीं? तो एक बार साथ में फिर से बोलना, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ, क्या प्रिपेयर करना है? विथ पार्टिसिपल्स, उस दिन तो दैट डे। बट लेकिन फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। पूरा बोलो एक साथ, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स दैट डे, बट फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। याद हुआ? कोई समस्या इसमें? निधि बोलो। French was accepted to be prepared with participles, but French did
वेरी गुड। हुआ? कोशिश करो। हाँ फिर से एक बार। हाँ रामू कोशिश तो कर बेटा। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स देयर बट, बस हो गया। एनीथिंग अबाउट, 2 नंबर का आंसर याद हो गया। तुम चाहो ना, सच बता रहा हूं, लोगों को पढ़ने का पैटर्न गलत है। ये लोग चैप्टर्स पहले पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर बैठ के पूरे घंटे याद कराएंगे, ठीक है, और फिर याद तो करा देंगे बेटा, लेकिन फ्यूचर में वो भूलोगे, आप पक्का भूलोगे। जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपके पास 2 किताब होंगी, दोनों किताबें के क्वेश्चन आंसर प्लस पोएम्स, और पोएम के अलावा जब 12 नंबर की आपकी राइटिंग स्किल होगी, उसमें आर्टिकल्स लिखे होंगे आपके पास 4 से 5, 100 150 शब्द के, रिपोर्ट होंगी, पैराग्राफ राइटिंग होगी, लेटर होंगे, पोस्टर्स होंगे, नोटिस होंगे, एडवर्टाइजमेंट होंगे, कितना कुछ होगा। वहां जाके खेल खराब हो जाता है फिर। लेकिन अगर आपने समझ के पढ़ा है, जैसे याद तो मैंने भी कराया, अभी कराया कि नहीं क्वेश्चन आंसर, जब लिखाऊंगा तब मैं भी कराऊंगा, सबकी तरह मैं भी कराऊंगा, लेकिन उसको अगर समझ के साथ कराया जाए तो आपको भूलेंगे नहीं। अब मैं आपसे इस चीज़ को कल पूछूं तो हो सकता है आंसर आप इंग्लिश का भूल जाओ, लेकिन हिंदी में पता है और आपको बनाना मैं सिखा दिया तो आप लिख दोगे कैसे ना कैसे करो। इससे क्या होता है, देखो टॉपर बच्चा जो बहुत अच्छा है, रटने में अच्छा है, वो तो लिख ही आता है, लेकिन वो कितने होते हैं, 5-10%, ज़्यादा तो अपन वीडियो कर होते हैं अपन सब। हमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन लौट के फिर से आएंगे चैप्टर्स पे, लेकिन आज पता नहीं चला 1 घंटा कब हो गया, ठीक है। पर डे आए, बस एक बात कहता हूँ, ये जो अपना नाम है, इस नाम पे भरोसा करो। मैंने आज तक केवल नाम ही कमाया, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है। कुल मिला के इतना जानता हूँ, अपने नाम पे धब्बा नहीं आने देंगे, पूरे साल पढ़ो। अगर साल के बाद तुम्हें लग जाए कि सर आगे मज़ा नहीं आया, बर्बाद हो गए, तो मुझसे पैसे वापस ले जाना, पूरी की पूरी फीस। मैं मना नहीं करूँगा बिल्कुल 1% भी। अगर कहीं मज़ा आ गया तो आगे लोगों को रिकमेंड करो। मैं इसीलिए प्रचार प्रसार नहीं कराता, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के जा रहा है, अगर वो वास्तव में अपनी मान रहा है, पैसे का लालच नहीं है कि कौन 2000 कम कर दिया तो वहाँ चला गया, ऐसे का मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी जो पढ़ा है वो आज तक आ रहा है, कई सालों से पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग भी पर डे रात को 9 बजे आइए और अपना वीडियो देखिएगा। आप ये मान लो आपकी क्लास रात के 9 बजे की है और पढ़ा बिल्कुल ऑफलाइन की तरह है, कोई कटापिटी नहीं है। हाँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ इसी को डालूंगा, ठीक है। लाइव में क्या है, नेटवर्क इश्यूज आते हैं, इतने अच्छे नेटवर्क नहीं है अपने अम्बा में, समझ रहे हो, तो लाइव तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसको सीधा सीधा डालना, वही लाइव कहला सकता है, ठीक है कि नहीं। और इससे फायदा ये है कि आप कभी भी देखो यूट्यूब, जरूरी 9 बजे देखो, जब टाइम मिल जाता अब देख लो।